Hello everyone, welcome to ASAP NEET. Today we'll start our next topic that is Golgi apparatus. Golgi apparatus जो है इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में. Golgi apparatus जो होता है ये डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है. ये होता है डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर जो रेटिकुलर होता है, मतलब जाल की तरह का होता है. प्लांट्स में जो गोल्जी है उसको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं. डिक्टियोसोम्स जो होते हैं ये आपस में अंदर से इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, और जो गोल्जी होता है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है अंदर से. ठीक है. गोल्जी बॉडी होता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल. ओके, तो इसके लिए एक भयंकर सी ट्रिक है, दैट इज स्टैम्प्स. स्टैम्प से हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज. इसके लिए एस स्टैंड्स फॉर सिक्रीशन. ठीक है. तो जैसे जो रूट कैप होता है इसमें गोल्जी बॉडीज बहुत सारे होते हैं, है ना. क्यों यहाँ पर बहुत सारी गोल्जी बॉडी होती है? क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ से निकलता है और अंदर जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे गोल्जी बॉडी होते हैं. फिर टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट. जो ट्रांसपोर्ट होता है ये इसका मेन वर्क होता है. गोल्जी का मेन वर्क क्या होता है? पैकेजिंग करना मटेरियल्स के और उसका ट्रांसपोर्ट करना, इधर इंट्रासेलुलर टारगेट्स को या फिर आउटसाइड द सेल. तो ट्रांसपोर्ट हो गया एक फंक्शन, ये मेन फंक्शन है. फिर उसके बाद ए स्टैंड्स फॉर एक्रोजोम. एक्रोजोम क्या होता है? स्पर्म का हेड होता है. ठीक है, ये हम जानते हैं. जब फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म जाता है तो ये रहा स्पर्म, ये है ओवम. ठीक है. तो जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है तो ये हेड की साइड से एंटर करता है. ठीक है. हेड के पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो इसकी जो लेयर होती हैं ओवम की, इसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं. ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे. तो इन शॉर्ट एक्रोजोम के पास होते हैं गोल्जी बॉडीज. एम फॉर मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन देखते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है. कैसे करता है वो देखते हैं आगे. अब देखो मॉडिफिकेशन. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था ये बना रहा था प्रोटीन, है ना. तो गोल्जी बॉडी ने क्या करा? इसके साथ शुगर को मिला दिया, शुगर ऐड कर दिया, तो ये बनाएगा ग्लाइको प्रोटीन. ठीक. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. अब देखो जो SER होता है, यहाँ से आ रहा था लिपिड. ठीक है. तो लिपिड के साथ ऐड कर दिया शुगर को जब, तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड. ठीक. एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडेशन. ठीक है. ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एक ट्रिक है. यहाँ पर डी आ रहा है ग्लाइकोसाइडेशन में और लिपिड में भी डी आता है, तो इससे आप ये याद रख सकते हो कि ग्लाइकोसाइलेशन होता है प्रोटीन प्लस शुगर और ग्लाइकोसाइडेशन होता है लिपिड प्लस शुगर. ओके. तो जो गोल्जी बॉडी होती है ये क्या करती है? प्रोटीन का और लिपिड का मॉडिफिकेशन. ठीक है. ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बारे में क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, तो आप ये याद रखना. ओके. नाउ नेक्स्ट इज पी. पी से कौन सा फंक्शन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन मतलब जैसे एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, ये हमने पढ़ा था ना. तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कोई चेंजेस लाना है तो कौन लाएगा? गोल्जी लाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है एस. एस से क्या है? शुगर सिंथेसिस. वैसे तो जो शुगर है ये बनती है क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है. बट अगर मॉडिफिकेशन की बात आएगी, अगर ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन करना है तो वो कौन करेगा? गोल्जी करेगा. ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लूकोज बनाता है, जैसे ग्लाइकोजन, गैलेक्टोज. ठीक है. अब देखो इसमें सिस्टर्नी को थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है. सिस्टर्नी जो होते हैं, या फिर इसको सैक बोला है NCERT ने, ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं. डिस्क शेप्ड होते हैं और फ्लैट होते हैं. ठीक है.
इसका मेजरमेंट दिया गया है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। एनसीईआरटी का डेटा है तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये स्टैक्ड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, सिस्टर्नी जो होते हैं ये अरेंज होते हैं नियर न्यूक्लियस, और इसमें 2 फेज होते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जिधर से वेसाइकल गोल्जी में जाएगा, एंट्री लेगा। ठीक है, ये वेसाइकल है, ये जिधर से गोल्जी में एंट्री लेगा वो फेज होता है उसको कहते हैं सिस फेज। जहाँ से एंटर कर रहा है वेसाइकल, एंट्री ले रहा है गोल्जी में, वो है सिस फेज। सिस फेज को और क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेज या फिर कॉन्वेक्स। और उसके बाद जब ये निकलेगा, जिधर से निकलेगा वो होगा ट्रांसफेस या फिर मैच्योरिंग फेस, और क्या कहते हैं इसको? कॉनकेव। ठीक, देखो ये जो सिस और ट्रांस फेस होते हैं ये एंटायरली डिफरेंट होते हैं। एनसीईआरटी कहती है ये एंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे? देखो, एक साइड से एंट्री हो रही है वेसाइकल से और एक साइड से एग्जिट हो रही है। वेसाइकल यहाँ से एग्जिट होता है ट्रांसफेस से और एंटर करता है सिस फेस में। ठीक, पर ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हैं तो डिफरेंट मगर इंटरकनेक्टेड है ना। लेट्स सी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब पॉली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी, इनकी मल्टीपल मॉर्फोलॉजी होती है। ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। देखो, जो गोल्जी का वेसाइकल था उसके पास एंजाइम था, तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। ठीक, तो ये रहा वेसाइकल। ठीक, ये इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसके अंदर। ठीक, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। ठीक, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। ओके, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर लिपिड का ब्रेक डाउन करना है तो इसके लिए होगा, क्या होगा? लाइपेज होगा। ठीक, प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम होगा? प्रोटीएज होगा। कार्ब्स के लिए क्या होगा? कार्बोहाइड्रेज होगा। ठीक है, तो इसी तरह करके एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं मतलब ये प्रोटीन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गोल्जी जो होगा ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? आरईआर से प्रोटीन आ रहा है। हमने पढ़ा था प्रिकर्सर ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स, है ना? तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सी सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ये एक वेसाइकल है, इसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, तो इसको हमने बोला प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ ऐसा डाइजेस्ट हुआ, कुछ ऐसा एंडोसाइटोसिस हुई किसी ऐसी चीज़ की जो डाइजेस्ट हो सकता है। ठीक, ये आ गया, इसको हम बोलेंगे फैगोसोम। ठीक, अब क्या हुआ? ये दोनों फ्यूज़ कर गया। जब ये फ्यूज़ कर गया तो इसने बनाया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इसमें फैगोसोम भी है और ये एंजाइम्स हैं। अब क्या हो जाएंगे? ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्योंकि ये डाइजेस्ट कर सकते हैं इस फूड पार्टिकल को तो ये एक्टिव हो गए। ये हो गए एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इस स्ट्रक्चर को हमने बोला सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी रेसिडुअल बॉडीज। रेसिडुअल बॉडीज क्या होती है? जो वेस्ट बचा होता है डाइजेशन के बाद वो एक वेसाइकल के अंदर स्टोर होता है और उसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, मतलब वेस्ट जो होगा वो आउट ऑफ द सेल हो जाएगा। एक्सोसाइटोसिस जो होती है ये बहुत ज़रूरी होती है सेल के लिए, वरना अगर ये अंदर ही रह गया तो क्या होगा? अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लग जाएंगे, क्योंकि ये वेस्ट है ना, तो फिर ये हार्मफुल हो जाएगा।
अब देखो कुछ डिजीज़ होती हैं जो हो जाती हैं इसकी जिसमें ऐसी ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे पॉलीनेफ्राइटिस है और गाउट है, आर्थराइटिस है, तो ये सब है। ठीक है, आइटिस कहीं भी अगर आता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ओके, तो अब देखते हैं कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स की वजह से। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, फेजिक ईटिंग, जब ये खुद कोई खा ले, है ना। तो मतलब जैसे कोई सेल पुराना हो गया, कोई सेल ऑर्गेनली पुरानी हो गई है, कोई सेल बूढ़ा हो गया है ना, तो क्या करेगा कि ऑटोफेजिक जो लाइसोसोम्स है उसको बोल दो, वो खा लेगा। ओके, अगर कंट्रोल बस्टिंग है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक होता है गर्ल सिस्टम, GERL, गोल्जी, ER और लाइसोसोम्स को मिलाकर होता है गर्ल सिस्टम। इसका सिमिलर इंटरलिंक्ड फंक्शन होता है, सिमिलर इंटरलिंक्ड फंक्शन होता है। ओके